एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 10th के लिए भौतिकी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं बीम के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवतल तथा उत्तल दर्पणों में अंतर स्पष्ट करें। अवतल तथा उत्तल दर्पणों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। सेकेंड, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है, परंतु उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा वस्तु के आकार से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका आंसर होगा वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार या स्कूटर आदि में उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता निम्नलिखित कारणों से देते हैं। जैसे पहला है, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है, इस दर्पण से विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तनों में अंतर बताएं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तनों में अंतर बताएं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका बाहरी पृष्ठ यानी सतह रचित रहता है और प्रकाश का परावर्तन इसके भीतरी पृष्ठ से होता है। इसके विपरीत उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका भीतरी पृष्ठ रचित रहता है और प्रकाश का परावर्तन इसके बाहरी पृष्ठ से होता है। वस्तु की स्थिति के अनुसार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक, आवर्धित, समान साइज का होता है। यह सीधा या उल्टा हो सकता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और हर्षित होता है, जो उत्तल दर्पण के पीछे उसके मुख्य फोकस के अंदर बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को लिखें। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। इसका उपयोग मोटर कार, बस तथा स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। इसका उपयोग मोटर कार, बस तथा स्कूटर इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। अवतल दर्पण, इसका उपयोग हजामती दर्पण, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में परावर्तकों के रूप में
तथा डॉक्टर द्वारा रोगियों के कान, दांत आदि की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण किसे कहते हैं? सघन माध्यम में उस विशेष आपतन कोण को जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपवर्तन के नियमों को लिखें। अपवर्तन के निम्नांकित 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश की किरण के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। प्रकाश किरण के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अवतल लेंस के किन्हीं 2 उपयोगों को बताएं। इसका आंसर होगा फर्स्ट, अवतल लेंस का उपयोग नेत्र के निकट दृष्टि दोष को सुधारने में होता है। सेकंड, प्रकाशिक यंत्रों में अवतल तथा उत्तल लेंसों का संयोग काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? सूर्य की किरणों का वर्षा की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण आकाश में अर्धवृत्तीय सतरंगी पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, प्राथमिक, सेकंड, द्वितीयक। यह आकाश में बना प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है? सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, उसमें मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रहों में निम्नलिखित अंतर हैं। फर्स्ट, तारों का आकार ग्रहों की अपेक्षा बहुत विशाल होता है। इनके छोटे दिखाई पड़ने का कारण यह है कि ये पृथ्वी से बहुत दूर है। सेकंड, रात में तारे स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। थर्ड है, आकाश में तारे अपनी आपेक्षिक स्थिति नहीं बदलते हैं। ग्रहों की आपेक्षिक स्थिति प्रत्येक दिन बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसकी व्याख्या करें। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसकी व्याख्या करें। ग्रह पृथ्वी से काफी निकट है, अतः ग्रहों को प्रकाश का एक विस्तृत स्रोत माना जा सकता है, जो अनेक बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों के समूह हैं। इन सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र पर आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतन मान 0 होता है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा एकांक धनात्मक आवेश को बंद परिपथ का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि बाह्य प्रतिरोध से
होकर एकांक धनात्मक आवेश को भेजने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मात्रक समान हैं। इनका एसआई मात्रक वोल्ट है। एकांक धनात्मक आवेश को बंद परिपथ का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि बाह्य प्रतिरोध से होकर एकांक धनात्मक आवेश को भेजने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल का विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल और विभवांतर के मात्रक समान हैं। इनका एसआई मात्रक वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यदि विद्युत बल में लगे फिलामेंट से हवा की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से अस्वीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस पर दी जाती है। गैसों को निम्न दाब पर भरा जाता है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज बहुत कम गलनांक वाले पदार्थ का एक छोटा सा तार होता है जिसे विद्युत परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। जब अति भारण अथवा लघु पतन के कारण विद्युत परिपथ में अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तब फ्यूज गल जाता है और विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर होगा, दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो उस बिंदु विशेष पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो असंभव है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है? डायनेमो क्या है, इसका क्या उपयोग है? डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें तार की एक कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, जिस कारण इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इससे कुंडली में विद्युत वाहक धारा प्रवाहित होती है। इसका उपयोग है, इसके द्वारा कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा घरों में विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। इसका उपयोग है, इसके द्वारा कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा घरों में विद्युत की आपूर्ति भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखें। सौर ऊर्जा की विशेषताओं को लिखें। सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सेकेंड, यह बिना कुछ खर्च किए प्राप्त होता है। थर्ड, सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। फोर्थ, यह सभी जगह उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा के उत्तम स्रोत वे हैं, फर्स्ट, जो प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन अधिकतम कार्य कर सके। सेकेंड, जो सुलभ हो। थर्ड, जो अधिक महंगे ना हो। फोर्थ, जिनका परिवहन और भंडारण सुविधा पूर्वक किया जा सके। ये सभी भौतिकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।